हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास। टुडे आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार यानी रंग बिरंगी दुनिया। चलिए सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना पढ़ लेते हैं, फिर वो कैसे काम करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र जो है लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। इसका डायमीटर जो है, व्यास जो है लगभग कितने का होता है, 2.3 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 1 इंच के बराबर होता है। ठीक है, व्यास, त्रिज्या नहीं। तो गोला जो है ये गोले का व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक लगभग 1 इंच का होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो बाहरी उभरा हुआ जो भाग है ना, ये कॉर्निया कहलाता है, स्वच्छ मंडल। ठीक है, इसी से होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो इसका काम क्या है, एक तो ये बाहरी सतह है तो धूल कण कीटाणु वगैरह को रोकता है। दूसरा, जब प्रकाश आ रहा है तो इधर माध्यम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे अपवर्तन भी होता है। ठीक है, और उसके पीछे क्या होता है, ये आइरिस, परितारिका। आइरिस इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, हिंदी में परितारिका। ये क्या है, वो कलर पार्ट, जो रंगीन पार्ट होता है ना, जैसे ये आँख है तो एक तो ये बिंदु हो गया। ब्लैक डॉट जो है वो ये पुतली है, ये ओपनिंग है। ये जो ओपनिंग है ना, ये पुतली, पुपिल इंग्लिश में, ये वो ब्लैक डॉट होता है। इसी से प्रकाश जो है ना अंदर लेंस तक जाता है आँख के। तो कितना प्रकाश जो है वो प्रवेश करेगा, उसकी मात्रा जो है पुतली डिसाइड करता है। पुतली की जो ओपनिंग है इसको कौन डिसाइड करता है, ये परितारिका उसको कंट्रोल करता है कि वो जो छेद है, ओपनिंग है, वो छोटा रहे बड़ा रहे, ये परितारिका डिसाइड कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और कितना अमाउंट, कितनी मात्रा में प्रकाश जाएगा अंदर, वो पुतली डिसाइड करता है। ठीक है, प्रकाश हो के जाता है कॉर्निया से, लेकिन एक्चुअली आंख में लेंस तक जो जाएगा वो पुतली, ये जो पुतली है, ये इसके किनारे ये कलर वाला पार्ट है, ये परितारिका है। अब परितारिका के ऊपर जो है ना ये कॉर्निया होता है, और कॉर्निया पारदर्शी होता है, इसलिए परितारिका का ही कलर दिखता है। जो आँख ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, ब्लू ग्रीन जो भी दिखता है, वो आइरिस, ये परितारिका का कलर होता है। उसका ऊपर ऐसे कॉर्निया है, कॉर्निया पारदर्शी होता है, इसलिए पीछे वाला ही कलर दिखता है। साइड से देखेंगे तो कॉर्निया ऐसे है और परितारिका यहाँ पे है, ये बीच वाला पुतली है। ठीक है, इसके बीच में ये जलद्रव भरा होता है। फिर यहाँ पे लेंस होता है। लेंस ये पक्षमाभी पेशी से जुड़ा होता है। और ये रेटिना है। रेटिना क्या है, वो स्क्रीन है, वो पट्टी है जिसपे छवि बनती है। ठीक है, इमेज जो है बनता है। इमेज कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो उस उल्टा बनता है तो हम सीधा देखते कैसे हैं, तो जो इमेज बनता है उसको विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल करके और ब्रेन को भेजा जाता है। ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, फिर हम उसको सीधा देख पाते हैं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे। किधर है रेटिना, दृष्टिपटल, इसको रेटिना भी बोलते हैं और दृष्टिपटल भी बोलते हैं। ये है, तो हमने तो देखा है उसमें परिवर्तन अपवर्तन में हमने पढ़ा था लेंस में, कि जब वस्तु की पोजीशन चेंज होगी तो इमेज का पोजीशन भी चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमेशा इमेज वही बन रहा है, छवि जो है हमेशा रेटिना पे बन रहा है। ऐसे कैसे संभव है कि ऑब्जेक्ट चाहे पास में हो चाहे दूर हो, छवि हमेशा एक ही जगह बने, ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि वस्तु के पोजीशन के हिसाब से जो है वो छवि की पोजीशन चेंज होती थी, हमने लेंस में पढ़ा है। इसका मतलब लेंस को अपना फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी हमेशा एडजस्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कि ऑब्जेक्ट जो वस्तु कहाँ है उसके हिसाब से लेंस को अपना फोकस दूरी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फोकस दूरी एडजस्ट कैसे करते हैं, तो ये पक्षमाभी पेशी, पक्षमाभी पेशी किधर लिखा हुआ, ये है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सिलियरी मसल जब रिलैक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे पतला हो जाएगा लेंस, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, दूर की चीज़ फोकस कर पाएगा। सिलियरी मसल यानी पक्षमाभी पेशी जब कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाए तो क्या होगा, इससे मोटा हो जाएगा लेंस, यानी फोकस दूरी कम हो गई तो पास की चीज़ को फोकस कर पाएगा। तो इस हिसाब से इसी को समायोजन बोलते हैं आँख का। हमेशा वो रेटिना पे ही इमेज बनेगी, छवि बनेगी। ठीक है, तो इसको और ये बाकी जो पार्ट में भरा होता है ना, ये कचाव द्रव यानी ये जेली जैसा होता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर जो बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉर्निया है, कॉर्निया से होके जो है प्रकाश प्रवेश करता है। कॉर्निया बाहर का पारदर्शी होता है, जिसकी और उसके पीछे परितारिका होता है जिसका कलर होता है, और चूंकि पारदर्शी है तो कलर दिखता है हमें। और साइड से देखेंगे तो ऐसे है, और यहाँ पे है। बीच में क्या है, जलद्रव होता है। ठीक है,
परितारिका जो है आइरिस, और बीच में ये पुतली है, वो पुतली जो ब्लैक डॉट होता है ये है, ठीक है। उससे होके एक्चुअली प्रकाश प्रवेश करता है, लेंस पे जाता है, और लेंस अपना फोकस दूरी एडजस्ट करता है और रेटिना पे छवि बनाता है, ठीक है। तो ये पुतली को कौन कंट्रोल करता है? परितारिका, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि रोशनी में, तेज रोशनी में जाएंगे तो आंखें चौंधी आ जाती है, राइट। ज़्यादा रोशनी है तो ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो जाएगा ओपनिंग जो है, ये छेद जो है, और अगर रोशनी कम है, अंधेरे में जाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो किससे? परितारिका की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो फिर लेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे छवि बनानी है हमेशा, तो उस हिसाब से अपने फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। किसकी मदद से? पक्षमावी पेशी सिलेरी मसल की हेल्प से करता है, और हमेशा छवि रेटिना पे बनती है। रेटिना पे छवि वास्तविक और उल्टा होता है। उल्टा है तो सीधा कैसे देखते हैं? क्योंकि उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत संकेत में बदल के मस्तिष्क को भेजा जाता है, ब्रेन को भेजा जाता है, उसे प्रोसेस करता हम सीधा देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आँख की बनावट और काम कैसे करता है। ओ मानव नेत्र एक कैमरे की तरह होता है। कैमरे में क्या होता है? बाहर का शटर रहता है, तो एक लेंस होता है। जिस वस्तु की आप चित्र ले रहे हैं या पिक्चर ले रहे हैं, उससे लाइट परावर्तित होकर उस लेंस के थ्रू प्रवेश करता है। पीछे एक स्क्रीन होता है जिस पर जाके इमेज कैप्चर होता है। आँख में भी क्या है, जिस भी चीज़ को देख रहे हैं उससे टकरा के यानी परावर्तित होकर प्रकाश हमारे आँख में जाता है। यहाँ भी लेंस है, लेंस उसको रेटिना क्या है, वही स्क्रीन है, उस पर फोकस करता है और छवि बनती है। छवि उल्टा और वास्तविक होता है, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करके सीधा दिखाता है हमें, ठीक है। और क्या था, हाँ, और ये रेटिना में क्या है, कुछ फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, वो बेसिकली इमेज को विद्युत संकेत में बदलती हैं। चलिए, इसका लेंस सिस्टम एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन रेटिना पर छवि बनाता है, ठीक है। प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से आंख में प्रवेश करता है, जहां अधिकांश अपवर्तन होता है। बताया ना कैसे? क्योंकि ये क्या हो गया, छोटा क्यों? हाँ, चलो जो भी, पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। हाँ, प्रकाश ये जो है अपवर्तन यहाँ पे होता है, वहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है। नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख का लेंस विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए फोकल लंबाई को समायोजित करता है, से समायोजन बोलते हैं। आइरिस और पुतली, कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है, जो एक गहरे रंग की पेशीय झिल्ली है, ठीक है। ये आइरिस, ये जो है आइरिस जो बेसिकली परितारिका, ठीक है। ये पुतली के आकार को नियंत्रित, पुतली क्या है, ये जो बीच वाला है, ये जो ओपनिंग है, ये पुतली है। ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जिससे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, ठीक है। तो पुतली से होके प्रकाश की मात्रा जाती है, कितनी मात्रा जाएगी, वो पुतली के ओपनिंग के ऊपर है। और पुतली की ओपनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, वो परितारिका कर रहा है। आंख का लेंस वस्तु की उल्टी और वास्तविक छवि रेटिना पे बनाता है। रेटिना की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय होकर विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। ये संकेत ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक जाते हैं, जहां उनका विश्लेषण होता है और हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। रेटिना पे उल्टा और वास्तविक बनता है, फिर जो है वो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं उसको विद्युत संकेत में बदलती हैं, फिर वो मस्तिष्क को जाता है, मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है और फिर हम उसे सीधा देख पाते हैं। और समायोजन शक्ति क्या है, बताया ना, लेंस जो है अपने को एडजस्ट करता है। दूर के वस्तु के लिए फोकस दूरी दूर हो जाएगी, पास के लिए वो जो है थोड़ा मोटा हो जाएगा लेंस, फोकस दूरी कम हो जाएगी, ताकि हमेशा रेटिना पे छवि बने। तो आँख के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं। अब ये कितना समायोजित, कितना अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, एडजस्ट करने की क्षमता कितनी है, उसी को समायोजन शक्ति कहते हैं। लेंस एक रेशेदार जेली जैसी सामग्री से बना होता है, ठीक है, कोई हार्ड वैसा नहीं, रेशेदार और जेली जैसी चीज़ से बना होता है। जब सिलियरी मांसपेशियाँ यानी पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है। शिथिल मतलब जब वो रिलैक्स करती हैं, आराम करती हैं, तो ये पतला हो, जब रिलैक्स होंगी तो ऐसे खींच जाएगा, तो ऐसे पतला हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल लंबाई बढ़ जाती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। जब सिलियरी मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ऐसे हो जाएगा। तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकल लंबाई घट जाती है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। हमने लेंस में ये भी पढ़ा था, P = 1/f।
तो जब ये फोकस बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा, तो इसका मतलब पावर कम हो जाएगा, और यहाँ जब फोकस कम होगा मतलब पावर बढ़ जाएगा। दृष्टि की सीमाएं, ठीक है, आँख की फोकल लंबाई एक न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। अब जो ये फोकल लेंथ जो लेंस एडजस्ट करता है, जो समायोजन है, उसकी भी तो एक सीमा होगी ना, कि कितना छोटा कितना बड़ा कर सकता है। तो एक सीमा से तो न्यूनतम नहीं हो सकता, ठीक है। वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे आँखों से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर मतलब 10 इंच, लगभग 1 फीट मान के चलिए कि दूरी पे रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर ये याद रख लेना, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु, निकट बिंदु आया तो भी 25, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो भी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आँख की जो समायोजन शक्ति है, तो कितना छोटा कितना बड़ा फोकस दूरी कर सकता है, उसकी भी एक सीमा है। तो कम से कम जो है ना, जो ठीक ठाक दिखे, बिना आँख पे जोर पड़े, ठीक है, उसके लिए जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये निकट बिंदु है, तो कोई दूर बिंदु भी होगा। तो दूर सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, यानी कि दूर वाला जितना दूर चाहे आप देख सके। जब दूर देखते हैं तो आँख जो है रिलैक्स होता है, उस पर ज़्यादा कोई जोर नहीं पड़ता है। पास की चीज़ देखते हैं तो आँख संकुचित होता है, उस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पर जोर पड़ता है, ठीक है। तो दूर बिंदु जो है अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, इसीलिए हम चाँद तारे सितारे इतना दूर है वो फिर भी देख पाते हैं। पास वाला 25 सेंटीमीटर, 25 से कम भी है तो ये नहीं देख पाएंगे, लेकिन आंखों पे जोर पड़ेगा। ये क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बहुत पास लाएंगे तो हो सके आपको ब्लड दिखने लगे, 1 का 2 दिखने लगे, राइट। दृष्टि दोष और उनका सुधार। अब आंखों में कुछ दृष्टि दोष भी होता है, बहुत से लोगों को नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती, बहुत से लोगों को दूर की चीज़ नहीं दिखती, ठीक है। तो मायोपिया निकट दृष्टिता या निकट दृष्टि दोष है ना, निकट क्या है? दृष्टि दोष, ऐसा भी होता है ना। तो निकट दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है कि नज़दीक की देखने में कोई खामी है, नहीं। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या होता है कि नज़दीक निकट की चीज़ तो बिल्कुल साफ साफ दिखती है, दूर की चीज़ ठीक से नहीं दिखती। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती, ठीक है। मायोपिया निकट दृष्टिता या निकट दृष्टि दोष में पास की चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं, दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती है, उसको निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता या मायोपिया कहते हैं। दूर की वस्तु की छवि रेटिना के सामने बनती है, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जो दूर बिंदु है ना वो अनंत होता है नॉर्मल आँख के लिए। जिनको मायोपिया है या निकट दृष्टि दोष है, मतलब दूर की देखने में परेशानी है, उनका क्या होता है कि वो दूर बिंदु अनंत से घट के कुछ मीटर पे, मान लो 50-100 मीटर पे आ गया, ठीक है। अब उससे दूर है तो उसको साफ नहीं दिखेगा। तो अगर ये मान लीजिए 50 मीटर हो गया, अब 50 मीटर है तब तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन 50 मीटर से दूर है कहीं अनंत पे है तो वहाँ से कैसी होती, समानांतर लाइनें आती हैं। तो ये क्या होगा कि पहले ही रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगा, ठीक है। वो समानांतर आ रहा है तो पहले ही बन जा रहा है। जब कहीं दूर होगा अनंत पे दूर तो वो क्या होती, समानांतर लाइनें आती हैं, तो रेटिना से पहले ही बन जा रहा है तो देखने में दिक्कत होगी। ये क्यों होता है? लेंस की अत्यधिक वक्रता या नेत्र गोलक का लंबा होना। 2 वजह से हो सकता है, एक तो ये है और दूसरा ये है। यानी कि लेंस अत्यधिक वक्रता, ज़्यादा कर्वेचर जो है वो ज़्यादा वक्रता हो गया है, या तो नेत्र गोलक लंबा हो गया, या जो आँख आईबॉल जो होता है, जो आँख का गोला है वो उसका आकार बड़ा हो गया। दो वजह से होता है ये, ठीक है। सुधार क्या है? उपयुक्त शक्ति वाले अवतल लेंस, उपयुक्त पावर का जो है ना, वो बोलते हैं ना पावर कितना है तुम्हारा, मेरा पावर इतना हो गया, इतना हो गया। तो एक तो अवतल लेंस लगता है, लेकिन अवतल लेंस का भी पावर ऐसा चुनते हैं कि छवि जो है वो रेटिना पे बने, इसलिए वो अलग अलग लेयर पावर का डाल के चेक करते हैं कि हाँ क्लियर किससे दिख रहा है। तो होता क्या इसमें, अब जो समानांतर आ रहा था तो उसको तो यहीं पे बना दे रहा था, वो समानांतर लाइन को ऐसे ही बना दे रहा था, लेकिन अब इसमें एक हमने ये लगा दिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? फैला देता है उसको, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अब जो पैरेलल आएगा इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे, ये जो आया इसको थोड़ा सा इसने ऐसे कर दिया। अब लेंस यहाँ करेगा, इसको क्या लगेगा कि ये यहाँ से कहीं से आ रही है ना। अब इसको चूंकि ऐसे फैला दिया तब इसको लग रहा है कि यहाँ कहीं से आ रही है ना। तब यहाँ से इसको लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, यही इसका दूर बिंदु है।
रेटिना पे बनेगा। तो एक तरह से आँख को हमने थोड़ा बेवकूफ़ बना दिया कि बीच में लेंस लगा के, हाँ भैया यहीं से आ रहा है। आँख कह रहा है कि मेरा दूरबिंदु ये है, इससे आगे वाला नहीं दिखाएंगे। हमने एक इसको ऐसा लगा दिया, इसने ऐसे लाइट को फैला दिया, अब लग रहा है कि यहीं से आ रहा है। तो आँख के बोल रहे हाँ भैया हाँ यहीं से आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, रेटिना पे छवि बनाओ। तो ये करते हैं इसमें। उसी तरीके से अब क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टिता या दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष नाम से लग रहा है कि दूर की नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं, दूर का स्पष्ट दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन पास की नहीं। पास की वस्तु की छवि रेटिना के पीछे बनती है। अब देखो निकट दूरी तो ये होनी चाहिए उसकी, मान लो ये 25 सेंटीमीटर है, लेकिन ये क्या हो गया, बढ़ गया है। मान लीजिए उसका 50 हो गया है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो 50 हो गया, 50 पे है तब तो ठीक है, रेटिना पे बन रहा है वो। लेकिन जब 25 पे रख रहे हैं तो रेटिना के पीछे बन जा रहा है ना, तब देखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ भी उसको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा लेंस लगा के। तो क्या है सुधार, कारण क्या है, लेंस की फोकल लंबाई अधिक हो गई है, या तो नेत्र गोलक छोटा हो गया है। ठीक है, इसमें भी, इसमें उसमें अवतल लगाते थे, इसमें उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और उचित उपयुक्त शक्ति का यानी कि उपयुक्त पावर का हम उत्तल लेंस का चुनाव करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे है तो पीछे जा रहे थे, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा दिया हमने। उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, अभिसारित करता है ना, अभिसारित यानी कि ऐसे। तो यहाँ से जो आएगा उसको ये थोड़ा मोड़ देगा और फिर फर्दर ये मोड़ देगा। तो इसको क्या लग रहा है, ऐसे लेंस पे यहाँ आया था ना, तो इसको क्या लगेगा कि थोड़ा ये पीछे से आ रहा है, ये लगेगा ना। इसको यहाँ पे आया, इसने थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया, तो अब क्या लगेगा इसको कि ये लेंस कहीं यहाँ से आ रहा है ना। तो इसको भी हमने बेवकूफ़ बना दिया, हाँ भाई यहाँ से आ रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम बनाओ यहाँ पे। तो इसमें उत्तल लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और पीछे वाले में मायोपिया में यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। नाम दूर दृष्टि है लेकिन दूर क्लियर दिखता है, पास नहीं दिखता। उसका नाम निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट क्लियर दिखता है, दूर नहीं दिखता है। अब जरा दृष्टि दोष, उम्र बढ़ने पर निकट बिंदु दूर चला जाता है। क्यों, क्योंकि पक्षमाभी पेशी जो है ना वो थोड़ा मान लो कमजोर पड़ता है, उतना सही से जो समायोजन नहीं हो पाता है आँख का। कारण सिलेरी मांसपेशियों की कमजोरी और लेंस की लचीलापन कम होना। कभी कभी व्यक्ति को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होते हैं, ऐसे में द्विफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सुधार चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जरी, राइट, ये होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ही खराब हो जाए, निकट और दूर दोनों, तो बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं, द्विफोकल लेंथ। अब मोतियाबिंद का नाम सुना होगा आपने, खासकर वृद्धावस्था में लेंस धुंधला या सफ़ेद हो जाता है, मिल्की एंड क्लाउडी। तो इससे दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से क्षति हो सकती है उसकी दृष्टि की। ठीक है, इसका सुधार क्या है, सर्जरी द्वारा जो है ना उसमें एक कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, फिर पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो बेसिकली सर्जरी से जो है ना उसमें कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, लेंस को रिप्लेस कर देते हैं और आपका आँख ठीक हो जाता है, दृष्टि ठीक हो जाती है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, अपवर्तन हमने पढ़ा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो मुड़ जाता है। उस मुड़ने की ही क्रिया को जो हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में जो है प्रकाश का अपना स्पीड, चाल अलग अलग है, वेग अलग अलग है। तो मान लीजिए ऐसी कोई ये आपतित किरण है, यहाँ पे नॉर्मल ये है अभिलंब, इसके साथ उसने आई एंगल बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको ऐसे जाना था लेकिन यहाँ पे ये मुड़ गया, अपवर्तन के कारण ऐसे गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मुड़ेगा ये, फिर यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, अब यहाँ से ऐसे निकल गया। तो ये निर्गत, ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण। ठीक है, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण। ठीक है, और ये एंगल जो है, अब ये यहाँ पे अभिलंब इस पॉइंट पे ये था ना, ये तो इधर तो ये आपतन कोण हो गया, और ये क्या अपवर्तन कोण हो गया। ये आई क्या है, आपतन कोण। ये प्रिज्म का कोण है। ठीक है, और ये जो है अब यहाँ पे अभिलंब ये है, तो अभिलंब के साथ जो ये है तो ये निर्गत कोण हो गया, निर्गत जो किरण का, तो निर्गत कोण हो गया। वही चीज़ है,
पी इंसिडेंट रे यानी आप ये आपतित किरण, ईएफ जो है ये ईएफ ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण है। इमर्जेंट रे ये क्या है, निर्गत किरण है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी कि निर्गत कोण, एंगल ऑफ डेविएशन डी जाना एक्चुअली तो ऐसे जाना था लेकिन गया एक्चुअली ये, तो अब ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है यानी कि कितना वो उससे मुड़ा, कितना दूर भाग, राइट। विचलन कोण, तो ये डी जो है ये क्या है, विचलन, कितना विचलित हुआ, ठीक है। वही चीज यहां लिखी हुई है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, ठीक है। जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। हेलो, हेलो, सॉरी एक इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए जो है। हाँ, तो ये क्या है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्सन। तो श्वेत प्रकाश जो है, वाइट लाइट, जब किसी प्रिज्म पे आप ऐसे मान लीजिए आपतित करते हैं तो क्या होगा, एक तो अपवर्तन होगा क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, और दूसरा ये विक्षेपण होता है। क्यों विक्षेपण होता है, क्योंकि अलग अलग कलर का या रंग का, या अलग अलग रंग है तो उनका अलग अलग तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ अलग अलग है, तो अलग अलग वेवलेंथ की प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, तो अलग अलग कोण से मुड़ेंगे, अपवर्तित होंगे, राइट, ठीक है। ये वाइट कलर जो है ये 7 कलर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उनकी चाल, एक माध्यम, इस माध्यम में चाल कुछ और होगी, उस माध्यम में चाल कुछ और होगी। अब चाल जो अलग अलग रंग के प्रकाश के चाल अलग अलग होगी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेंगे, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हवा से अगर कांच में जा रहे हैं तो उनकी चाल कुछ कम हो जाएगी, हवा में जितनी है उससे कांच में कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम किसकी होगी, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा तो ज़्यादा मुड़ेगी, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी कांच की में कम कमी आएगी तो कम मुड़ेगा। वही चीज़ होता है। प्रिज्म सफ़ेद प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित करता है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे, ठीक है। इसके नीचे वाले के तरंग दैर्घ्य कम है लैम्डा, और उसका ज़्यादा है, यानी लैम्डा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये इसका तरंग दैर्घ्य रेड का सबसे ज़्यादा है और बैगनी का सबसे कम है, लाल का सबसे ज़्यादा, बैगनी का सबसे कम है। तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो उसकी स्पीड में कम कमी आ गई, यानी वो कम मुड़ेगा। ऐसा समझ लो, जो मजबूत होता है वो कम झुकता है, कमज़ोर ज़्यादा झुकता है। तो ये कमज़ोर है, इसका तरंग दैर्घ्य कम है, छोटा कम है, तो ये ज़्यादा मुड़ेगा। लाल जो है ये मजबूत आदमी है, इसका जो है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य, तो ये कम मुड़ेगा। यानी जिसके पास बाहुबल ज़्यादा है वो कम झुकेगा, तो इसका तरंग दैर्घ्य बाहुबल ज़्यादा है, इसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बाहुबल कम है, तो ये ज़्यादा झुकेगा, ठीक है। ये है क्यों झुकता है, क्योंकि इनकी चाल अलग अलग होता है, अलग अलग रंगों के प्रकाश का चाल अलग अलग होता है किसी माध्यम में, ठीक है। इसलिए तो लाल रंग सबसे कम झुकता है, बैगनी सबसे अधिक झुकता है। न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म से सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। हमने तो वाइट लाइट ही देखा था, उन्होंने ये प्रिज्म पे लगाया तो और स्क्रीन पे देखा कि 7 अलग अलग रंग दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्पेक्ट्रम किसने देखा था, न्यूटन ने। फिर उसने कहा चलो ऐसे लगा रहे हैं तब तो ऐसे आ जा रहा है, एक सामने उल्टा प्रिज्म लगा दे तो क्या वापस से वो रिस्टोर हो जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये श्वेत लाइट आई, ऐसे में स्पेक्ट्रम मिला, फिर इधर जाकर के फिर श्वेत लाइट मिल गया, फिर उन्होंने स्क्रीन पे देखा कि हाँ वाइट लाइट मिल रही है हमें, ठीक है। तो वापस से उसको श्वेत प्रकाश मिल गया।
इंद्रधनुष, अब इंद्रधनुष बचपन में हम सबने देखा है, देख के बड़ा रोमांचित होते थे, बड़ी खुशी होती थी, है ना। तो ये कब होता है? एक प्राकृतिक घटना है, राइट, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। बारिश के बाद सूर्य की दिशा के विपरीत बनता है, ठीक है। तो होता क्या है, वायुमंडल में जो है ना पानी के कुछ छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है। तो जैसे ये सनलाइट आया, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश सफ़ेद कलर का हमें दिखता है, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे अपवर्तन होगा, जैसे प्रिज्म में थोड़ा मुड़ता है, अपवर्तन के साथ साथ इसमें विक्षेपण भी होगा। ऐसे 7 रंग अलग अलग गए, ठीक है। अब ये 7 रंग ऐसे ऐसे चले गए। अब इसके बूंद के अंदर ही जो है ना परावर्तन होगा, आंतरिक परावर्तन, यानी कि उसे इंटरनल रिफ्लेक्शन, और पूरी की पूरी जो है प्रकाश परावर्तित हो जाती है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन नहीं। अपवर्तन तो यहाँ हुआ, अपवर्तन भी हुआ, विक्षेपण भी हुआ, अब यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, परावर्तित हो रही है पूरी तरीके से, आंतरिक इसके ड्रॉप के अंदर ही, जो बूंद है उसके अंदर ही, इसलिए इसको आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब फिर जब यहाँ पे आएंगी, फिर माध्यम चेंज हो रहा है, तो फिर थोड़ा यहाँ पे अपवर्तित हो जाएंगी, तो इसमें अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है, परावर्तन भी होता है, और फिर से लास्ट में अपवर्तन होता है, ठीक है। तो अपवर्तन भी, विक्षेपण भी और प्रवर्तन भी, तीनों ही होता है। तो ये वायुमंडल में मौजूद, ये जो कलरफुल अलग अलग कलर की जब हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, ठीक है, और ऐसे लाखों करोड़ों बूंदें होती हैं, तो सब मिलके जो है रेनबो बनाती हैं। तो ये वायुमंडल में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में बनता है। पानी की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। बूंदें आपतित सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित और विक्षेपित करती हैं। ये जो आपतित है, इसको अपवर्तित और विक्षेपित की उन्होंने, फिर उसे आंतरिक रूप से परावर्तित करती हैं। फिर आंतरिक रूप से ये परावर्तित हो गई, टकरा के लौटने को ही तो परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ से टकरा के लौट गई, परावर्तित हो गई, और अंत में जब वो वर्षा की बूंद से बाहर आती है तो उसे पुनः अपवर्तित करती है। जब बाहर आती है तो फिर से एक बार अपवर्तित हो गई। अपवर्तित मतलब थोड़ा और मुड़ गई। प्रकाश के विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के विक्षेपण आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, और ऐसे लाखों करोड़ों बूंदे हैं, इसलिए हमें इंद्रधनुष बनता दिखाई देता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में भी तो अलग अलग उसका जो है माध्यम जो है मान लीजिए चेंज हो रहा है, राइट। अपवर्तन कब होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, अपवर्तनांक, तो कई सारे पढ़ते हैं, उनकी अपवर्तन, उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, या उसको अलग अलग माध्यम मान सकते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो थोड़ी लाइट मुड़ेगी, अपवर्तित होगी। तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए तारा है कोई, यहाँ से ऐसे आई, तो जब वायुमंडल में एंटर की तो पता चला मुड़ गई, थोड़ी मुड़ गई, तो ऐसे कैसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है लाइट। तारे की आभासी स्थिति है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है, और ये एक्चुअल पोजीशन से, स्थिति से ऊपर होती है। आभासी स्थिति जो है, जो एक्चुअल पोजीशन है उससे जो है आपका ये आभासीय पोजीशन जो है उससे ऊपर होता है। तो ऐसे तारे से लाइट आई, जब वायुमंडल में आई तो थोड़ा अपवर्तित हो गई, मुड़ गई। अब हमें लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, ये क्या है, इससे पोजीशन जो है ऊपर होगी। लेकिन ये भी जो है स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल की जो है स्थिति भी स्थिर नहीं है, वो भी चेंज होती रहती है लगातार। ये चेंज होगी तो इसका पोजीशन भी हमें ऐसा लगेगा, आभासीय पोजीशन स्थिति वो भी हमें थोड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है इसका मतलब वो भी जो है थोड़ी चेंज, कभी थोड़ा इधर उधर होके आ रही है, राइट, हो रही है, तो फ्लिकर होता है, राइट, फ्लक्चुएट करेगा ना, जैसे फ्लक्चुएट करता है कोई चीज़, वैसे जो है इसकी पोजीशन भी फ्लक्चुएट कर रही है ना, स्थिर नहीं है एक ही जगह, क्योंकि वायुमंडलीय कंडीशन स्थिर नहीं है। तो इसलिए जब उसकी वहाँ से आती हुई प्रकाश हमारे आँख में पहुँचती है तो थोड़ा वो ट्विंकल, टिमटिमाती हुई नजर आती है, ठीक है। तो वही है, किसी तारे की टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। टिमटिमाना किस कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक वाले माध्यम में होता है, और इस अपवर्तन के कारण तारा अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ये जो बताया, ठीक है। तारे की आभासी स्थिति स्थिर नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक स्थिति स्थिर नहीं होती है।
पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक स्थिति स्थिर नहीं होती, इसलिए जो आभासी स्थिति है ये भी स्थिर नहीं होती है। क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं इसलिए उन्हें बिंदु स्रोत माना जा सकता है। जैसे जैसे तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, तारे की आभासी स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा टिमटिमाती रहती है, जिससे टिमटिमाहट होती है। ठीक है, तो इसका पोजीशन भी थोड़ा होता रहता है, तो उसके आने वाली रोशनी भी थोड़ी टिमटिमाती हुई रहती है, जिससे टिमटिमाहट होती है। तो क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सूर्योदय हो रहा है तो ये मान लीजिए आपका होराइजन है, क्षैतिज रेखा, राइट। तो इसके जब ऊपर आएगा तब हमें दिखना चाहिए, लेकिन जब थोड़ा नीचे ही रहता है जब तक क्या होता है, ऐसे अपवर्तन होके मुड़ जाती है और हमें लगता है कि भैया सूरज तो इसके ऊपर आ गया क्षैतिज रेखा से, कि थोड़ा पहले ही हमें सूर्योदय का आभास हो जाता है। वैसे ही जब सूर्यास्त हो रहा है तो यह है आपका होराइजन, जब इससे नीचे जाएगा तब सूर्यास्त हो, इसके जस्ट नीचे जाएगा तो सूर्यास्त हो जाना चाहिए, लेकिन उसके कुछ नीचे तक चला जाए तब तक हमें लगता है कि अभी सूरज पूरी तरीके से अस्त नहीं हुआ है, और ये कुछ समय का डिले होता है, कितने, 2 मिनट का। वही चीज़ है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल लगभग 2 मिनट होता है। ये भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की डिस्क का आभासी चपटा होना भी इसी घटना के कारण होता है। ठीक है, ये डिस्क की तरह चपटा दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त की, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और जो सूर्योदय थोड़ा पहले या विलंबित सूर्यास्त होता है वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, टिमटिमाहट भी, तारे का टिमटिमाना भी वो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा था। अब प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है, स्पेक्ट्रम विक्षेपण से प्राप्त होता है। अब ये परिकिरणन है, राइट, टिंडल प्रभाव जो है इसके कारण होता है। तो टिंडल प्रभाव क्या है? ये कोलाइडी मिश्रण में कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरणन है। जब प्रकाश की किरणें कोलाइडी द्रव से होकर गुजरती है तो परिकिरणन के कारण सूक्ष्म कण प्रकाशित हो जाते हैं। इस कारण प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। परिकिरणन की तीव्रता कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करती है। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः नीले प्रकाश का परिकिरणन करते हैं, जबकि बड़े आकार के कण लंबी तरंगधर वाले प्रकाश का परिकिरणन करते हैं। लंबी तरंगधर वाले लाल कलर। यदि परिकिरणन करने वाले कणों का आकार पर्याप्त बड़ा हो तो परिकिरणित प्रकाश श्वेत भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमारे वायुमंडल में भी सूक्ष्म कण हैं बहुत सारे, ठीक है, हवा के अणु हैं, दूसरे जो बहुत ही सूक्ष्म कण जो हैं, तो उनका क्या है कि वो काफ़ी छोटे आकार के हैं। तो वहाँ पे जो ज़्यादा परिकिरणित होती है वो नीले प्रकाश जो है ज़्यादा पर जो है सूक्ष्म कण में क्या होता है, नीले प्रकाश का परिकिरणन ज़्यादा होता है, इसलिए वही नीले हमारे आंखों तक पहुंचते, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। घरों में भी देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए घर बंद है, कहीं से थोड़ी खिड़की या कुछ है जिससे रोशनी आ रही है, तो बीम जो आती है, सूर्यपुंज जो भी बोलिए, है ना, जो वो बीम आती है लाइट की, तो क्या होता है उसके बीच में वो कण चमकते हुए दिखते हैं ना, वो भी परिकिरणन के कारण होता है। ठीक है, यह वास्तविक विलयन में नहीं होता है, केवल कोलाइडी मिश्रण में होता है। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण, धुआं, मोटरसाइकिल और तंबाकू के धुएं का नीला रंग टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, ये वाला सूक्ष्म कण के पास नीले प्रकाश का परिकिरणन ज़्यादा होता है, इसलिए वो मोटरसाइकिल का और जो है तंबाकू का धुआं जो है वो नीला दिखाई देता है। उसके अलावा और क्या है, कोहरा, टिंडल प्रभाव के कारण आप कोहरे से होकर प्रकाश की किरण को गुजरते हुए देख सकते हैं। धूल, टिंडल प्रभाव के कारण आप हवा में लटके धूल के कणों से होकर प्रकाश की किरण को गुजरते देख सकते हैं। जो अभी बताया, घर में जो धूल कण है वो जैसे प्रकाश गुजरता है तो वो दिखते हैं, राइट। अगर उनका आकार बहुत छोटा है तो ब्लू कलर का, थोड़ा बड़ा है तो लाल कलर, या फिर बड़ा है तो हमने क्या बोला कि वो श्वेत भी दिखाई दे सकते हैं, सफ़ेद कलर का भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिकिरणन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, अभी बताया। वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य सूक्ष्म कण दृश्य प्रकाश की तरंगधर से छोटे होते हैं। जो दृश्य प्रकाश है हमारा, उससे उस छोटे होते हैं वो जो कण हैं। ये लाल सिरे पर लंबी तरंगधर वाले प्रकाश की तुलना में नीले सिरे पर छोटी तरंगधर वाले प्रकाश को परिकिरणित करने में अधिक प्रभावी होते हैं। ऐसे होता है ना,
विबजियोर। तो इधर वाले के बजाय इधर वाले को ज़्यादा प्रकिरणित करते हैं, इसलिए ब्लू कलर वाले जो इंडिगो ब्लू ये सब क्या ब्लूइश दिखता है, तो ये आता है हमारे आंखों तक और हमें ब्लू दिखाई देता है। लाल प्रकाश की तरंग के साथ नीले प्रकाश से लगभग 1.8 गुना अधिक होता है, लाल वाले ब्लू से लगभग 2 गुना। इस प्रकार जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल की तुलना में नीले रंग यानी छोटी तरंग दैर्घ्य वाले को अधिक तीव्रता से प्रकिरणित करता है। हेलो, हाँ मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में आपको। प्रकिरणित करता है। प्रतिकिरणित नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, यदि पृथ्वी का वायुमंडल और प्रकिरणन न हो, अब ऐसा क्या हो कि वायुमंडल न हो तो वहाँ कोई प्रकिरणन जो सूक्ष्म कण है नहीं, प्रकिरणन नहीं हो, फिर क्या होगा, तो आकाश हमें काला दिखाई अंधकार दिखाई देता है। इसीलिए जो लोग स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट वगैरह उनको आकाश काला दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको काला दिखाई क्यों देता है। जब हम स्पेस में चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। यदि पृथ्वी का वायुमंडल और प्रकिरणन न हो तो आकाश अंधकारमय दिखाई देता है। बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले यात्रियों को आकाश अंधकारमय दिखाई देता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकिरणन स्पष्ट नहीं होता है, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं होता है। खतरे के सिग्नल लाल रंग में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं द्वारा सबसे कम प्रकिरणित होता है, इसलिए इसे दूर से भी उसी रंग में देखा जा सकता है। वरना पता चला प्रकिरणित हो गया तो किसी और रंग में दिख रहा है या दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमने अब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। सारे PYQ क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम में पिछले सालों में। मानव नेत्र का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना पे तो इमेज बनती है, कॉर्निया से होके जाता है, आइरिस, लेंस। लेंस तो उसको फोकस दूरी एडजस्ट करता है, आइरिस है जो पुतली को कंट्रोल करता है, और पुतली से हो गई कितनी मात्रा प्रकाश जाएगा वो डिसाइड होता है। तारों की टिमटिमाहट किस घटना के कारण होती है। टिमटिमाना जो है अपवर्तन, प्रमंडली वायुमंडलीय अपवर्तन है ना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जहां भी आके नीला क्यों, लाल क्यों, प्रकिरणन होता है। ठीक है, प्रकिरणन के कारण होता है। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन किसे कहते हैं। इसे तो विक्षेपण कहते थे ना, श्वेत रंगों का विकिरण या प्रकिरणन तो नहीं, प्रकिरणन तो हो गया स्कैटरिंग, विवर्तन या विकिरण। बड़ा शुद्ध हिंदी हो गया है ना। डिस्पर्सन को विक्षेपण लिखा था ना वहां पे, तो डिस्पर्सन को विकिरण बोलेंगे या विवर्तन बोलेंगे। अपवर्तन प्रकिरणन तो नहीं है, डिस्पर्सन होता है, विक्षेपण बोलते हैं, है ना, विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण में कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं। इसमें अपवर्तन भी होता है, विकिरण भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो विकिरण डिस्पर्सन हो गया ना, हाँ विकिरण ये सही है। डिस्पर्सन यानी कि विक्षेपण भी बोलते हैं और विकिरण भी बोलते हैं। ठीक है, विकिरण। इंद्रधनुष के निर्माण में कौन कौन सी, तो तीनों होता है, अपवर्तन, डिस्पर्सन यानी विकिरण और पूर्ण आंतरिक। विकिरण को कहीं विक्षेपण भी लिखता है शायद, पता ना, एक जगह तो विक्षेपण था वहां पे। प्रिज्म में विकिरण के दौरान कौन सा रंग सबसे कम झुकता है। सबसे कम लाल झुकता है, तरंगधर इसका ज्यादा होता है, मजबूत आदमी है, कम झुकता है। बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है। रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है, वास्तविक और उल्टी। वास्तविक और उल्टी। सीधा कैसे दिखता है, मस्तिष्क भैया को उसे प्रोसेस करना पड़ता है। किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अवतल लेंस सबसे पहले मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की चीजें हमें ठीक से नहीं दिखती है, निकट दृष्टिता है ना। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, इसमें दूर की चीज ठीक से नहीं दिखती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। जब भी लाल पीला बोला ना, प्रकिरणन। आंख के किस भाग की मदद से लेंस की फोकल लंबाई बदल जाती है। सिलेरी मांसपेशी या पक्षमाभी पेशियों की मदद से। अब यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मानव नेत्र में सिलेरी मांसपेशियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो पक्षमाभी पेशियों की भूमिका क्या है, आंख का समायोजन।
पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा और अधिक वक्र हो जाता है, जिससे पास, जब ये सिकुड़ती हैं तो मोटा और पक्ष हो जाए, यानी कि फोकस दूरी कम हो जाती है, पास की चीज़ को हम ठीक से देख पाते हैं। ठीक है। जब ये शिथिल होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो लेंस पतला और कम वक्र, ऐसे पतला और कम वक्र हो जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी अपवर्तक शक्ति कम हो जाती है। यानी एफ बढ़ जाता है तो पावर कम हो जाता है, ए बढ़ जाएगा तो पी कम हो जाएगा ना, अपवर्तक शक्ति कम हो जाएगा। तो ये बोलिए कि अपवर्तक शक्ति कम हो जाता है, ये बोलिए कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि बनाए रखना, पक्षमाभी पेशियों द्वारा लेंस का ये समायोजन ही ये सुनिश्चित करता है कि छवि हमेशा रेटिना पर स्पष्ट रूप से बने, चाहे वस्तु निकट हो या दूर। ठीक है। तो मैक्सिलरी मांसपेशी यानी कि पक्षमाभी मांसपेशियों की मदद से ही लेंस अपने समायोजन को, है ना, इस तरीके से स्थापित कर पाता है कि चीज, जब वस्तु कहीं भी हो, उसकी वस्तु छवि हमेशा रेटिना पर बने, हम उसे स्पष्ट रूप से देख पाए। तो इसमें क्या होता है, जो पास की चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा संकुचित हो जाता है, सिलियरी मसल जो है, और ये मोटा हो जाता है, ज़्यादा वक्र और मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, या कहिए कि अपवर्तक शक्ति बढ़ जाती है, तो हम पास की चीज़ देख पाते हैं। जब ये शिथिल हो जाता है तो पतला हो जाता है लेंस, फोकस दूरी बढ़ जाती है, अपवर्तक शक्ति कम हो जाती है, हम दूर की चीज़ को ठीक से देख पाते हैं। ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी पर आकाश का नीला रंग वायुमंडल में वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए कोई वायुमंडल या अत्यंत नगण्य कण होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब कि कोई वायुमंडल नहीं होता है, या अत्यंत नगण्य कण होते हैं, है ना, या वो कण बहुत ही नगण्य होते हैं। प्रकीर्णन के बिना आकाश नीला दिखाई नहीं देता, इसके बजाय अंतरिक्ष यात्रियों को एक गहरा काला आकाश दिखाई देता है, भले ही सूर्य चमक रहा हो। ठीक है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विकिरण का कारण बताइए। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। जब ये कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो प्रत्येक रंग कांच के अंदर अलग अलग गति से, ठीक है, वेग से गति करता है। क्योंकि कांच का अपवर्तनांक अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक रंग अलग अलग मात्रा में मुड़ता है या अपवर्तित होता है। बैंगनी प्रकाश कम तरंग दैर्घ्य सबसे धीमा और अधिक, तो इसकी गति सबसे धीमा हो जाएगी और अधिकतम मुड़ता है। लाल रंग, इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, ये सबसे कम मुड़ता है। रंगों के इस पृथक्करण को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। आँख की समायोजन शक्ति से आप क्या समझते हैं? ये वही हो गया पक्षमाभी वाला, राइट। आँख की समायोजन शक्ति मानव आँख की अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को संदर्भित करती है, ताकि वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सके। 2 नंबर का है तब तो इतना ही लिख देंगे, ज़्यादा का है तो थोड़ी कहानी और लिख दीजिएगा। आँख की सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। पास की वस्तुओं को देखते समय सिलियरी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। दूर की वस्तुओं को देखते समय सिलियरी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। लेंस के इस गतिशील समायोजन को समंजन कहते हैं। ठीक है। चलिए, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं, क्योंकि तारे को हम एक बिंदु स्रोत के रूप में देखते हैं, जबकि ग्रह बिंदु स्रोत नहीं, डिस्क की तरह होता है। तो उसके कई बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं से जब आती हैं, कोई थोड़ा कम भी हो, कोई ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसकी पोजीशन हमें स्थिर दिखती है। ठीक है। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। तारे बहुत दूर होते हैं और प्रकाश के बिंदु स्रोत प्रतीत होते हैं, इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उनके प्रकाश पथ में कोई भी परिवर्तन टिमटिमाहट के रूप में आसानी से दिखाई देता है। ग्रह अपेक्षाकृत निकट होते हैं और छोटी डिस्क जैसे दिखते हैं। इन डिस्क पर स्थित कई बिंदुओं से आने वाला प्रकाश आपस में मिल जाता है, इसलिए कुछ बिंदुओं का मंद होना दूसरे के उजालेपन से संतुलित हो जाता है, जिससे वे हमारी आंखों को स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक है। मेन क्या है कि तारे जो है वो बिंदु स्रोत की तरह होते हैं, और ये बिंदु स्रोत नहीं बल्कि एक डिस्क की जैसा होता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि इनका पोजीशन स्थिर रहता है, और वो बिंदु स्रोत है
थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उसका पोजीशन भी इधर उधर स्थिति दिखती है। इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये हमने बड़ा देखा ही था, लाइट आती है, अपवर्तित होगी या प्लस विकिरणन वो विक्षेपित होगी, डिस्पर्स होगी, फिर यहाँ पे आंतरिक परिवर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा और ये बन जाता है। वायुमंडल में मौजूद जल की बूंदों में सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष बनता है। अपवर्तन, सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है और माध्यम वायु से जल में परिवर्तित, जब माध्यम में परिवर्तित के कारण मुड़ जाता है। परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अच्छा माध्यम में परिवर्तन, वायु से जल है ना तो माध्यम चेंज हो रहा है, इधर वायु है इधर जल है तो माध्यम में परिवर्तन हो रहा है इसलिए मुड़ जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन, सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है और माध्यम में परिवर्तन के कारण मुड़ जाता है, यानी कि अपवर्तन होता है। ठीक है। फिर विक्षेपण, विसरण, वर्षा की बूंद के अंदर श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, विभिन्न तरंगधर अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं, बैगनी सबसे अधिक मुड़ता है, लाल सबसे कम मुड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन, परिक्षेपित प्रकाश वर्षा की बूंद की आंतरिक सतह से परावर्तित हो जाती है यहाँ से। पुनः अपवर्तन, जब प्रकाश वर्षा की बूंद से बाहर निकलती है तो ये एक बार फिर से अपवर्तित होकर एक स्पेक्ट्रम में फैल जाता है। ठीक है। ऐसी लाखों बूंदें मिलकर आकाश में इंद्रधनुष का जो है वो चाप आर्क बनाते हैं। ठीक है। चलिए, मानव नेत्र की संरचना और कार्य स्पष्ट कीजिए, छवि निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो ये आप चित्र डायग्राम बना दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा प्रकाश प्रवेश, या कॉर्निया लिख दीजिएगा यहाँ पे, कॉर्निया इंग्लिश में या हिंदी में जो भी। कॉर्निया से क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है, किसी वस्तु से प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, जिससे अपवर्तन प्रक्रिया शुरू होती है। क्या बोला, संरचना भी बोल रहा है ना, कार्य बोल रहा है, तो संरचना लिख दीजिए। तो उसका पहले अंग, उसका पार्ट का नाम लिख दिया, फिर प्रकाश का प्रवेश। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, परितारिका लिख दिया, पुतली चाहे पुतली लिख दिया। पुतली नियमन, परितारिका प्रकाश की तीव्रता के आधार पर पुतली के आकार को समायोजित करता है। यहाँ पे आप लेंस लिख दीजिए। फोकसन, राइट फोकस, सिलियरी फोकस हो जाएगा ना, हाँ। सिलियरी पेशियों द्वारा नियंत्रित लेंस रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलता है। प्रतिबिंब निर्माण, प्रकाश के किरणें अभिसरित होकर रेटिना पर एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। छड़ें और शंकु, या ये अगर ये तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो इतना लिख दीजिएगा कि प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं प्रकाश को विद्युत संकेत में परिवर्तित करते हैं। संकेत संचरण, दृष्टि तंत्रिका इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जो उन्हें सीधी छवि के रूप में व्याख्यात करती हैं। मायोपिया क्या है, हमने पढ़ाई था, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, सेम वही चीज है कि उसका दूर बिंदु जो है पास में आ गया है, यहाँ बन रहा है। जब दूर से आ रहा है तो पहले ही बन जा रहा है। फिर एक अवतल लेंस लगा के बेवकूफ़ बना देंगे, रेटिना पर बनेगा। निकट दृष्टि तो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। अनंत से निकट से भी निकट दूर बिंदु हो जाता है। दूर की वस्तु इधर नहीं, दूर, अच्छा है, तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, न कि रेटिना पर न बन के उसके पहले बन जाता है। यह दोष नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या नेत्र गोलक के लंबे होने के कारण हो सकता है। उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इससे उत्पन्न प्रभाव जैसे तारे की टिमटिमाहट और जल्दी सूर्योदय समझाइए। हमने बता ही दिया था ये दोनों। वायुमंडलीय अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न घनत्वों वाली परतों से गुजरते समय प्रकाश का मुड़ना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसके कारण तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय ऐसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। 2 नंबर का रहे तो इतना ही लिख दीजिएगा, ज़्यादा रहे तो कहानी लिखिएगा। तारों की टिमटिमाना, तारे दूर स्थित प्रकाश के बिंदु स्रोत होते हैं। उनका प्रकाश कई वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरता है और प्रत्येक परत प्रकाश को अलग अलग मोड़ती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय, पूर्वगमन और सूर्यास्त का विलंब जो है, राइट, सूर्योदय से पहले ही वायुमंडल द्वारा उसका प्रकाश झुक जाता है, जिससे वो अपनी वास्तविक ज्यामितीय स्थिति से पहले दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार सूर्य के क्षितिज के नीचे अस्त होने के बाद भी उसका प्रकाश झुकता रहता है।
या मुड़ता रहता है, झुकता नहीं, जिससे वह कुछ अतिरिक्त मिनटों के लिए दिखाई देता है। इससे सूर्योदय, पूर्वगमन और सूर्यास्त विलंबित होता है। कितने देर का अंतर होता है? 2 मिनट का होता है। ये बता दीजिए, ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ है और ये भी स्थिर नहीं है। यहाँ पे राइजिंग, अभी सूरज यहीं है क्षितिज रेखा के नीचे ही, जब तक हमें दिखाई देने लगता है। ये नीचे चले जाने के बाद भी ऐसे अपवर्तित होकर हमें दिखाई देता रहता है, इसलिए उसे थोड़े विलंब से वो हो पाता है। चलिए लास्ट स्लाइड था, तो इसके साथ जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ एक लेक्चर में, 1 शॉट में। ठीक है, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। एक बार फिर से आप इसको लेक्चर को देख लीजिएगा, जितने क्वेश्चन है एक बार अपने से कर लीजिए, इससे बाहर से आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो आपकी तैयारी समझिए बिल्कुल श्योर शॉट, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट